कभी भारत में सैकड़ों छोटे-छोटे राज्य थे, लेकिन धीरे-धीरे राज्य बढ़े और विकसित हुए और बने महाजनपद। क्या आप जानते हैं कि इन्हीं महाजनपदों ने आगे चलकर भारत की राजनीतिक नींव रखी थी? आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारत के 16 महाजनपद हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। महाजनपद काल की बात करें हम तो पहले क्या होता था कि हमारा जो इतिहास है वो हड़प्पा सभ्यता के बाद ऋग वैदिक काल आता है और ऋग वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आता है और उत्तर वैदिक काल के समाप्त होने के बाद हमारा महाजनपद काल शुरू होता है। तो जो उत्तर वैदिक काल हुआ करता था तो उस समय कबीलाएं हुआ करते थे, तो कबीलाओं के स्थान पर अब क्षेत्रीय राज्य स्थापित होने की प्रवृत्ति को दिखाई पड़ती है। इसका विकास पूर्णतः 6 शताब्दी पूर्व तक हो चुका था। महाजनपद काल के जानकारी की बात करें तो कुछ ग्रंथ हैं, उनके द्वारा हमको ये जानकारी महाजनपद काल के बारे में पता चलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं सूत्र साहित्य की। जो सूत्र साहित्य है वो वैदिक साहित्य को संक्षिप्त करने के लिए सूत्र साहित्य की रचना की गई है और यह सूत्र साहित्य वेदांग के नाम से जाने जाते हैं। वेदांग की बात करें तो वेदांग साहित्य का विभाजन है वो 6 अंगों में किया गया है। एक हमारा ग्रंथ आता है अष्टाध्याय। अष्टाध्याय की रचना किसने करी थी? तो महर्षि पाणिक ने की थी। पास्कल ने निरूपित नामक ग्रंथ की रचना की थी और यह निरूपित क्लासिकल संस्कृत गद्य का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ हुआ करता था। सूत्र काल की बात करें तो इसमें वर्ण जो जातियां थी वो वर्ण में परिवर्तित हो गई थी। उसी समय जातियों का आधार जो होता था वो कर्म था और अब बदल कर वो जन्म हो गया और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनको द्विज कहा जाता था और जो चांडाल प्रवृत्ति के हुआ करते थे उनको द्विज में शामिल नहीं किया गया था। और इस समय हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की जो दशा थी इस समय बहुत खराब थी और हड़प्पा काल में दशा ठीक थी और ऋग वैदिक काल में महिलाओं की दशा खराब होती रही और उत्तर वैदिक काल में भी महिलाओं की दशा खराब होती रही और इस काल में तो और ज्यादा खराब हो गई थी। भारत में सैकड़ों छोटे छोटे जनपद हुआ करते थे। लोग यहाँ अपने अपने कबीले और अपने नियमों के साथ रहते थे, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा यह जनपद बड़े हुए, संगठित हुए और जन्म हुआ महाजनपदों का, यानी ऐसे राज्य जो अपने समय के सबसे शक्तिशाली और विकसित माने गए हैं। यह कहानी लगभग 600 ईसा पूर्व की है और वैदिक युग समाप्त हो चुका था। लोग अब जंगल से निकलकर नगरों में बसने लगे थे। खेती, व्यापार और सिक्कों का चलन शुरू हो चुका था और इन्हीं नगरों के इर्द गिर्द वन के जनपद बने जो आगे चलकर महाजनपद कहलाए। इतिहासकारों के अनुसार भारत में उस समय 16 महाजनपद थे, जैसे मगध, कौशल, काशी, वत्स, अवंती, अंग, मल्ल, चेदी और बेजी। हर महाजनपद की अपनी राजधानी, अपनी सेना और अपना शासन था। कुछ जगह राजतंत्र था, कुछ जगह राज शासन करता था, तो कुछ जगह ही गण राज्य था जहां जनता के प्रतिनिधि मिलकर निर्णय लेते थे। कहा जा सकता है कि भारत में लोकतंत्र की शुरुआत यहीं से शुरू हुई थी, लेकिन शक्ति के साथ आई प्रतिस्पर्धा महाजनपद के एक दूसरे से युद्ध करने लगे और इस संघर्ष में सबसे आगे निकला मगध महाजनपद। मगध ने एक एक करके कई महाजनपदों को अपने अधीन कर लिया और इस भूमि से आगे चलकर उठे बिंबिसार, अजातशत्रु, फिर मौर्य साम्राज्य के महान शासक। महाजनपद काल सिर्फ युद्धों की कहानी नहीं था, यह सभ्यता और संस्कृति के विस्तार का युग भी था। व्यापार बढ़ा, नगरों में बाजार बसे, शिक्षा केंद्र जैसे तक्षशिला और नालंदा का आकार लेने लगे, समाज में विचारों की गहराई आई और यह दौर था जब महात्मा बुद्ध और महावीर जैसे महान पुरुषों ने जन्म लिया। महाजनपद काल ने भारत को एक नई पहचान दी, शासन की, संस्कृति की और विचार की। इन्हीं नगरों, इन्हीं विचारों से भारत का इतिहास आगे बढ़ा। आज जब हम लोकतंत्र या शासन की बात करते हैं तो इनकी जड़ें कहीं ना कहीं जनपदों में छिपी हैं।
और उस समय के हम सिक्कों का प्रचलन की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में सिक्कों का प्रचलन चलता था। तो वो सिक्के हमेशा चांदी की हुआ करते थे और उनके ऊपर एक तरफ सूर्य और एक तरफ चंद्रमा और पीपल के चित्र बने हुआ करते थे। महाजनपद का प्रमाण की बात करें तो सबसे पहले उस समय क्या हुआ कि जो हिंदू धर्म था उसमें कुछ कुरीतियां चल रहे थे, अंधविश्वास ज्यादा बढ़ रहा था। तो उसके अंधविश्वास के खत्म करने के लिए और दो धर्मों का उदय होता है, एक जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म। और कुछ लोग क्या होते हैं कि इन दोनों धर्मों में बट जाते हैं। और महाजनपद काल का जो प्रमाण होता है वो सबसे बड़ा बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ होता है जिसका नाम है अगुंतर निकाय। वहां से हमको कुछ साक्ष्य इसके मिलते हैं और परिणाम मिलते हैं। और जैन धर्म का एक ग्रंथ होता है भगवती सूत्र, वहां से भी हमको 16 महाजनपदों के बारे में पता चलता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 16 महाजनपदों का उल्लेख डिटेल से करते हैं एक एक करके। सबसे पहले आता है काशी। काशी क्या है? काशी जो थी इस समय तो आप समझ गए होंगे, काशी वाराणसी पड़ता है और काशी की राजधानी ही वाराणसी हुआ करती थी। काशी के राजा कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। इनका जो उल्लेख हमको मिलता है, काशी के बारे में जो उल्लेख मिलता है वो हमको अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, तो राजा ब्रह्मदत्त और कौशल जो इस समय अवध है, बहराइच है, तुम्हारा गोंडा है, ये क्षेत्र किसमें आता था? तो कौशल में आता था। ठीक है, और जो कौशल वहां जो कौशल के राजा थे वो राजा थे राजा दीक्षित। तो वाराणसी के राजा जो थे राजा ब्रह्मदत्त थे। तो ब्रह्मदत्त और कौशल के राजा जो राजा दीक्षित थे उनके बीच में युद्ध चलता रहता था हमेशा। एक बार क्या हुआ कि राजा ब्रह्मदत्त उस युद्ध में जीत जाते हैं और जो कौशल होता है उसको अपने में मिला लेते हैं। फिर बहुत सालों बाद ये क्या होता है कि सत्ता पलट जाती है कि अंत में एक जो कौशल होता है, कौशल का राजा एक राजा बनता है जिसका नाम होता है कंस। कंस क्या करता है कि काशी को अपने में कौशल में मिला लेता है। बहुत सालों बाद ये चीज परिवर्तित होती है। ठीक है, तो दूसरे की बात करते हैं, कौशल आता है। कौशल मैंने बताया कौशल अवध क्षेत्र में कहते हैं। ठीक है, और उसकी राजधानी श्रावस्ती हुआ करती थी। कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। और इस समय की हम बात करेंगे तो फैजाबाद है, गोंडा है, बहलाच है, इन जगहों पर बसा हुआ था श्रावस्ती नगर। आगे चलकर कौशल बहुत ही शक्तिशाली राज्य बना और यहाँ के जो राजा होते हैं, मैंने कहा राजा प्रसेनजीत बनते हैं। और अपनी जो राजा प्रसेनजीत थे वो बड़े दान वीरता के थे, मतलब दान करने वाले थे। और इन्होंने क्या करा कि 2 राज्यों को ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। और ये तक्षशिला से पढ़ के आए थे। अगर हम बात करें कि दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन था तो वो तक्षशिला था। इस समय कहां पर है? इस समय लाहौर में है, पाकिस्तान में पड़ता है। वहां पर ये गांधार नाम से उस समय था। ठीक है, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय सबसे पहले था। अगर हम बात करें कि नालंदा विश्वविद्यालय, तो नालंदा विश्वविद्यालय अभी नहीं बना था और सबसे पहले बना था वो तक्षशिला विश्वविद्यालय ही बना था। यहाँ की बौद्ध के समकालीन थे और ये मतलब बौद्ध धर्म को ज्यादा मानते थे राजा प्रसेनजीत। राजा प्रसेनजीत का युद्ध जो था वो मगध के राजा थे बिंदुसार नहीं थे, बिंदुसार अशोक के समय मिलेंगे और ये बिंदुसार थे। तो बिंदुसार का एक पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु को बिंदुसार ने क्या करा कि कौशल को अपने में मिलाने के लिए भेजा था। तो उनका कौशल के राजा प्रसेनजीत और अजातशत्रु के बीच में एक युद्ध होता है और वह युद्ध लगता है कि अजातशत्रु हार रहा होता है, उसको बंदी बना लिया जाता है। तो अजातशत्रु को बंदी बना लिया जाता है। तो अजातशत्रु कहता है कि एक निर्णायक युद्ध के लिए वह प्रस्ताव रखता है और कहता है कि आप अपनी जो पुत्री है, प्रसेनजीत की जो पुत्री थी बजीरा, उसके साथ उसका विवाह कर दिया जाता है। तो इस युद्ध को रोक दिया जाता है। और जो प्रसेनजीत थे जब विवाह करा तो विवाह करने के बाद उन्होंने दहेज में काशी को दान में दे दिया था। अब इस तरीके से क्या हुआ कि काशी उसमें मिला लिया गया, मगध में आ गया। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि प्रसेनजीत धीरे धीरे वृद्ध होते गए और वृद्ध होने के बाद उन्होंने को लगा कि अब हम बौद्ध की शरण में हमको जाना चाहिए। तो शाक्य देश में वो बौद्ध की शरण में चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं तो उनका जो कौशल होता है, कौशल छिन्न भिन्न होने लगता है, क्योंकि वहां पर अब क्या होता है कि क्रांति होने लगती है। ठीक है, छोटे छोटे राज्य होते हैं वो अलग होने लगते हैं
और राजा आपस में लड़ने लगते हैं। तो जब ये बात प्रसेनजीत को पता चलती है तो वह मदद मांगने के लिए अजातशत्रु के पास जा रहा होता है और उसी समय रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कौशल को चलाने के लिए कोई राजा नहीं रहा और उसके बाद क्या करा कि अजातशत्रु ने कौशल को भी मगध में मिला लिया। तीसरा हमारा आता है अंग। अंग की जो राजधानी हुआ करती थी वो चंपा हुआ करती थी। चंपा इस समय की हम बात करें तो जो भागलपुर है और मुंगौर है वो क्षेत्र जो होते थे वो चंपा के अंतर्गत आते थे। ठीक है, तो चंपा को जो अंग था उसको बिंबिसार के समय में ही मिला लिया गया था। तो मगध एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनने लगा था और मगध जो राज्य था वो धीरे धीरे करके इसमें कई राज्य विलय होने लगे थे, तो इसलिए बहुत बड़ा राज्य बन गया था। अब हम बात करते हैं, चौथा हमारा आता है मगध। मगध की राजधानी गिरिराज या राजगिरी हुआ करती थी। इस समय की हम बात करें तो पटना, गया जो क्षेत्र होते थे वो मगध के राजगिरी के अंतर्गत आते थे। मगध का राजा बेदरथ था और अंतिम राजा भी कोई एक बेदरथ नाम का व्यक्ति था, वो अंतिम राजा मगध का रहा था। और इस समय बिंबिसार और अजातशत्रु के प्रसिद्ध राजा वहां के हुए हैं। आज बिंबिसार था, बिंबिसार के पुत्र थे अजातशत्रु, ये दोनों बहुत ही प्रसिद्ध मगध के राजा हुए हैं। समय के साथ साथ यह इतना शक्तिशाली हो गया कि एक एक करके सभी पड़ोसी राज्य इसमें विलीन होते गए और काशी, कौशल, अंग, मगध ये सब इसी में विलीन हो गए थे। भगवान बौद्ध की जो प्रथम सभा हुई थी वो राजगिरी में हुई थी। पांचवा हमारा आता है बज्ज। बज्ज में दो कबीलाएं बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। पहला कबीला हमारा था वो बेहदी था। कहा जाता है कि बेहदी के जो राजा हुए थे वो मिथिला के राजा जनक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। इस समय नहीं थे, मतलब पुराने थे। वही जनक जहाँ सीता माता के जो पिताजी हैं उन्हीं को जनक कहा जाता है। तो बहुत पुरानी बात है, इस समय की बात नहीं है। और जो अंतरिम राजा हुआ था उसका वो कलार था, जो एक ब्रह्मा कन्या का अपमान करने के कारण उसके वंश सहित वो नष्ट हो गया था। दूसरा कबीला आता है लिच्छवी। लिच्छवी के राजा कौन थे? तो चेटक थे। चेटक की जो बहन थी वही महावीर स्वामी की माँ थी, जो एक राजकुमारी थी। और चेटक की जो पुत्री थी वो छेलना थी, उसकी शादी बिंबिसार से कर दी जाती है। लिच्छवी के जो लोग थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। भगवान बुद्ध की जो द्वितीय सभा का आयोजन वैशाली में हुआ था। वैशाली की बात करें तो मुजफ्फरपुर जिला के रूप में जो अब बिहार में स्थित है। यह विश्व का प्रथम गणतंत्र है। यह विश्व का उस समय प्रथम गणतंत्र कहा जाता था। छठे नंबर पर आता है हमारा मल्ल। मल्ल यह एक प्रजातंत्रीय राज्य था। यह देवरिया के राज्य में आता था। मल्ल में दो कबीले हुआ करते थे। पहला कुशीनगर था, दूसरा पावा था। कुशीनगर जो था वो कांसे गांव के नाम से प्रसिद्ध था और यह गांव गोरखपुर में एक गांव पड़ता था, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। पावा की बात करें तो यह पड़ौना के नाम से जाना जाता था और यहाँ पर बौद्ध ने अंतिम भोजन जो किया था वो पावा में ही किया था। ठीक है, किंतु इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वो कुशीनगर में हुई थी। सातवें नंबर पर चेदी आता है। चेदी आधुनिक बात करें तो चेदी की हम तो बुंदेलखंड जो लगता है वो आधुनिक क्षेत्र में लगता था। उस समय चेदी जो था वो इसी में बसा हुआ था। इसकी राजधानी सुत्यावती होती थी। क्या होती थी? सुत्यावती इसकी राजधानी थी चेदी की। चेदी में जो राजा था वो शिशुपाल राजा रहता था। ठीक है, शिशुपाल था। शिशुपाल वही शिशुपाल था जो श्री कृष्ण की बुआ का लड़का होता था, जो कृष्ण जी को 100 बार परेशान करता था। तब अंत में श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन के चक्कर से इसका सिर काट दिया था। तो वही यह शिशुपाल था। 8वें नंबर पर वत्स आता है। वत्स जो इस समय की बात करें तो इलाहाबाद जो क्षेत्र है वो वत्स के अंतर्गत आता था। यहाँ की राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी। 6ठी शताब्दी ईस्वी में राजा उदयन रहता था, किंतु पड़ोसी राज्य से उसके अच्छे संबंध नहीं थे। ये वो वाला उदयन नहीं था, ये अजातशत्रु का पुत्र नहीं था, ये दूसरा था। राजा उदयन था, वो अजातशत्रु के साथ विवाह की संधि इसने कर ली, क्योंकि उससे जीत सकता था नहीं,
तो इसने विवाह की संधि कर ली। और इसका इसका इसकी लड़ाई हमेशा अवंती के राजा प्रोदत्त थे उसके साथ चलती रहती थी। तो उसके साथ प्रोदत्त के साथ एक युद्ध होता है और प्रोदत्त क्या होता है, चंड प्रोदत्त उसका नाम होता है, वह हार जाता है और हारने के बाद अपनी कन्या का विवाह जो उदयन के साथ कर देता है, उसका नाम बसादत्त। इस पर एक नाटक भी लिखा गया है, आप देख सकते हैं, जिसको स्वराज बसादत्त ने लिखा है, वह है। और अगला जो हमारा जनपद आता है वो अवंती आता है। तो अवंती, उत्तर अवंती को उज्जैन बोलते हैं और यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर भी है और यह मंदिर त्रिशा नदी के किनारे बसा हुआ है और त्रिशा नदी को मालवा की गंगा भी बोलते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा दक्षिणी अवंती आता है, वो महाव्यासी है और यहाँ के राजा प्रोदत्त थे जो चंड प्रोदत्त के नाम से जाने जाते थे। बहुत ही खूंखार प्रवृत्ति का था, इसके कारण इसे चंड प्रोदत्त कहा जाता था और इसकी कन्या का विवाह कौशाम्बी के राजा उदयन के साथ कर दिया गया था। इसके वैवाहिक संधि मथुरा के राजा शूरसेन से की और बौद्ध धर्म को अपनाकर बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गया। 10वें नंबर पर कुरु आता है। कुरु जो क्षेत्र था, अब हम वर्तमान की बात करें, दिल्ली मेरठ का जो क्षेत्र आता था वह कुरु के अंतर्गत आता था और राजधानी उस समय इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी, वही इंद्रप्रस्थ जो पांडवों की राजधानी हुआ करती थी। इसकी स्थापना अर्जुन ने की थी। बौद्ध काल में ये राजा कौरवों के हाथ में चला गया। महाजनपद काल का 11वां नंबर पांचाल आता है। पांचाल इस समय बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जो रोहिलखंड का क्षेत्र हुआ करता था वह पांचाल के अंतर्गत आता था। उत्तरी पांचाल राजधानी अक्षवी हुआ करती थी और दक्षिणी पांचाल राजधानी कौंपिल्य हुआ करती थी और यहीं पर द्रौपदी रहती थी। 12वें नंबर पर मत्स्य आता है। मत्स्य जो इस समय की क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान, जयपुर वाले क्षेत्र आते हैं, वो मत्स्य के अंतर्गत आते थे। यहाँ की राजधानी विराट नगर हुआ करती थी और यहीं पर पांडवों ने 13 साल का वनवास गुजारा था और यहाँ का राजा जो था वो विराट हुआ करता था उस समय। 13वें नंबर पर शूरसेन आता है। शूरसेन इस समय की बात करें तो मथुरा होता है और मथुरा ही शूरसेन की राजधानी थी। एक यूनानी लेखक ने इसे को मैथुरा के नाम से बताया था। बुद्ध के समय यहाँ के राजा अवंती पुत्र था। कहा जाता है कि अवंती पुत्र ही श्री कृष्ण थे, ऐसा कहा जाता है। 14वें नंबर पर महाजनपद काल अश्यक आता है और यह आश्यक इसको कहा जाता है। तो आश्यक था, ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था जो आंध्र प्रदेश के पास गोदावरी नदी के तट पर स्थित था और इसकी राजधानी जो थी वो पोतना थी। 15वें नंबर पर गंधार आता है। गंधार वर्तमान कश्मीर और तक्षशिला और इसकी राजधानी तक्षशिला ही हुआ करती थी। तक्षशिला विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है और इस समय की हम बात करें, मैंने कहा जम्मू कश्मीर है और पाकिस्तान में जो लाहौर क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत गांधार के अंतर्गत आता था। 16वें जो महाजनपद था वो कंबोज था। कंबोज ये उत्तर पथ में स्थित था। यहाँ कई एक राजधानियां थी, द्वारका थी, हाट थी और राजपुर, कई एक राजधानियां हुआ करती थी। लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा जमुना के द्वाब यानी कि बिहार में जो पड़ता है, द्वाब के क्षेत्र का आता है, वहां पर क्या हुआ कि लोहे का प्रयोग होने लगा था और अंत में ये सारे मगध के क्षेत्र में 16 महाजनपद क्या होते हैं कि विलय हो जाते हैं और अंत में मगध राज्य में ही हर्यक वंश का उदय होता है। यहीं से आगे चलकर मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी जिसने पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया। महाजनपदों का दौर हमें सिखाता है कि शक्ति, संगठन और संसाधन किसी भी राज्य को महान बना सकते हैं। इन्हीं राज्यों की नींव पर खड़ा हुआ भारत का विशाल इतिहास है। अगर आपको इतिहास की ऐसी रोचक कहानियां पसंद हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बताएं कि अगली कहानी किस युग की सुनना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।